यस, वेरी गुड इवनिंग क्लास। माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो टॉपिक जो सीबीएसई में कहीं ना कहीं 3 और 4 मार्क्स में हर बार आता है। बेटा 3 और 4 मार्क्स में हर बार आता है, इसका मतलब आप समझ रहे हो। इसका मतलब है ये टॉपिक आपके हर साल आना ही है, फर्स्ट नहीं है। द टॉपिक नेम इज किरचॉफ्स रूल। ध्यान सुनिएगा पहले, उसके बाद मैं डिटेलिंग में आपके सामने नोट्स भी शेयर कर दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। किरचॉफ्स लॉ के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा किरचॉफ्स ने जो ये रूल दिया, बेसिकली दो तरह का रूल दिया। एक रूल दिया जंक्शन और एक रूल दिया आपका लूप रूल। जंक्शन रूल की अगर हम बात करते हैं, साफ साफ मैंने लिखा है जंक्शन रूल की जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो उसे हम लोग करंट लॉ कहते हैं। और जब लूप रूल की बात होती है तो लूप रूल कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होता है बेटा, वो वोल्टेज लॉ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा? वोल्टेज लॉ से रिलेटेड होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्सप्रेस करता हूँ अपने अपने थॉट्स को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मैंने बेटा यहाँ पे दो बातें बोला आपको। क्या क्या बोला सर? कि अगर कभी भी किरचॉफ्स की बात हो, किरचॉफ्स का लॉ के बारे में बात हो, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दो तरह का लॉ दिया किरचॉफ्स ने। सबसे पहला जो दिया उन्होंने, सबसे पहला लॉ जो उन्होंने दिया, उस लॉ का नाम क्या था? दैट इज कॉल्ड द जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल बोलो, ठीक है। और इस रूल का दूसरा नाम क्या है? इस रूल का दूसरा नाम है करंट लॉ। इस रूल का दूसरा नाम क्या है बेटा? करंट लॉ। दूसरी बात, इसी किरचॉफ ने दूसरा रूल कौन सा दिया? दूसरा रूल दिया लूप रूल। लूप रूल बेसिकली किस पर बेस्ड है? वोल्टेज लॉ पर। किस पर बेस्ड है भाई? वोल्टेज लॉ पर। भाई मैं तुमको हर तरीके का सर्किट के क्वेश्चन समझा दूंगा, बस ये फास्ट वीडियो आपके लिए है ताकि आप इसको फटाफट चेकआउट करके पढ़ ले, क्योंकि ये चाहे कोई सा भी एग्जाम आएगा उसमें आता है और मैं हर टाइप के सर्किट क्वेश्चंस करूंगा, जेई मेंस एडवांस तक के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दो तरीके का, इस बात को ध्यान रखिएगा, जंक्शन और ये। अब बच्चे जंक्शन क्या होता है सुनना। जंक्शन नाम से ही लग रहा है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कानपुर जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम करंट आती है और वहीं से करंट मैक्सिमम ट्रेन आती है और उसी पॉइंट से ट्रेन जाती है। जनरली जंक्शन उसी को बोलते हैं। अगर करंट के कंसेप्ट के हिसाब से देखिए, जंक्शन रूल को हम लोगों ने करंट का लॉ बोला, राइट? करंट का लॉ बोला, राइट? करंट के लॉ के अनुसार जंक्शन का कंसेप्ट बेटा ये है कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको तुम जंक्शन बोल रहे हो, जिसे तुम जंक्शन कह रहे हो, तो उस जंक्शन पॉइंट पर करंट आता है, एक से ज्यादा आ सकता है, कोई बुराई नहीं है। हो सकता है इस पॉइंट से कई सारे करंट जा भी रहा हो सकता है कई सारे करंट जा भी रहा हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। करंट आता है और जाता है का अगर मैं जनरलाइज कर दूं, इसको मैं I1 बोल दूं, इसको मैं I2 बोल दूं, इसको मैं I3 बोल दूं, इसको मैं I4 बोल दूं, इसको मैं I5 बोल दूं मेरे बच्चों, तो साइंटिस्ट कहता है किरचॉफ्स की इनकमिंग करंट, इस पॉइंट में इनकमिंग करंट। मुद्दा ये है भाई साहब, अगर तुम्हें इनकमिंग करंट भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समस्या है। इनकमिंग करंट क्या है? आता हुआ करंट। इस पॉइंट पर आता हुआ करंट कौन सा होगा? I1 प्लस I2, ये इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट ये है। जाता हुआ करंट कौन सा है? I3 प्लस I4 प्लस I5, ये कौन सा करंट है? जाता हुआ करंट। तो आप एग्जाम में बस इतनी बात याद रखो कि ये सारे करंट एक तरफ लेकर के आओगे तो नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस बात को भूलना नहीं। जंक्शन रूल में मेरे बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, नेट करंट क्या माना जाता है? जीरो। और टोटल इनकमिंग करंट इज मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ऐसी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इन द केस ऑफ द जंक्शन। अभी सारी बातें बता रहा हूं मैं। तो ये देखिए यहाँ पे जंक्शन रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट्स की भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स भी बन जाए। इनकमिंग करंट इज मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है किसी एक जंक्शन से, राइट? दैट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाना पड़ता है सीबीएसई स्टूडेंट को, तो खुद से बनाइएगा, ओके। अगर मैं इक्वेशन तैयार करूं तो आने वाला करंट 2 है, तो I1 प्लस I2, I3 प्लस I4 जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नेट ओवरऑल करंट क्या माना जाता है? दैट इज जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लॉ बोलते हैं। इज इट क्लियर? करंट लॉ, डोंट फॉरगेट दिस पार्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन
रूल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा करंट, ये आपको मैंने बताया अभी जंक्शन रूल जो अभी मैंने बताया उसका एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक जंक्शन, ऑल राइट, इस जंक्शन पे 10 एम्पियर करंट आ रहा है और इस पॉइंट से 2 करंट जा रहा है 5 एम्पियर, और मान लो कोई एक्स करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बात बताओ भाई, जनरल से एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर तुमसे एक्स पूछ रहा है, ठीक है, तो तुमको पता है ना इनकमिंग करंट क्या बोला इधर मैंने, ये है इनकमिंग करंट और ये दोनों आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कितना होगा 5 प्लस एक्स, वही मैंने लिखा 5 प्लस एक्स, अंडरस्टूड। और इनकमिंग करंट कितना है 10, तो 10 बराबर 5 प्लस एक्स, नेट आंसर कितना होगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब जंक्शन रूल का ना, जंक्शन रूल का मजे वाली बात ये है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर भी यूटिलाइज होगा जहां पर कुछ ऐसे सर्किट बने हुए होंगे कि एक पॉइंट से कई सारे करंट जा रहा होगा, तो आप जंक्शन रूल लगा करके एक नया इक्वेशन तैयार कर सकते हो। जैसे मान लो एक सर्किट इस तरह से बना हुआ है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, और यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, तो तुम इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट बोल सकते हो और कहीं ना कहीं इक्वेशन तैयार कर सकते हो कि ये इनकमिंग करंट है भाई, ये इनकमिंग करंट है, और ये दोनों आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट इज मस्ट बी इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट, दैट इज इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इस हिसाब से चीजों को रिलेट करोगे तो तैयार हो जाएगा जंक्शन कंसेप्ट। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर सिंगल वायर वाला फॉर्मेशन है इस तरह से कि I1 करंट इस तरह से लगाया हुआ है, सीरीज में I2 करंट इस तरह से लगाया है, और ये पॉइंट को तुम्हें जंक्शन करंट बोल रहा है, तो I1 इज मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2 शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस वे। हम लोग इक्वेशन को इस तरह से रिलेट करते हैं इन द केस ऑफ द जंक्शन। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड जंक्शन कंसेप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड द लूप रूल। लूप से ही लग रहा है भाई कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड वाला सिस्टम है। देखो हमारे यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, लूप वाले की कहानी के पीछे एक छोटी सी कहानी बता दूं आपको। आप सुनने होंगे कि आपके घर के सामने कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह होता है और इसके आजू बाजू में बिल्डिंग्स वगैरह वाला घर बना हुआ है मान लो। तो कुछ कलाकार क्या करते हैं, यहाँ पे कई सारे वायर जा रहे होते हैं, आने जाने वाला वायर कई सारे जा रहे होते हैं, और वायर का गुच्छा भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, वायर का गुच्छा समझ रहे, घोंसला जैसा वायर का रहता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे बैठा इंसान, जो कलाकार यहाँ पे जो बैठा हुआ है ऑलरेडी, वो उस टाइम का वेट कर रहा होता है कि अंधेरा हो, रात जब जैसी होगा मैं अपने घर का वायर सीधा सीधा यहाँ पे लगाऊंगा और फ्री का करंट यूटिलाइज करूंगा घर में। भाई साहब जो अनपढ़ है ना उसको इतना आइडिया रहता है कि कौन सा वायर किधर लगा दूं कि उतना अमाउंट ऑफ करंट हमारे घर में आ जाए ताकि मैं फ्री में एसी यूज कर लूं, ठीक है, इतना कंजप्शन कर लूं। लेकिन भाई साहब कई लोग पढ़े लिख करके भी किरचॉफ्स कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी उसको आइडिया नहीं होता, और अगर सिंगल वायर पे 2 वायर लगा दिया तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा और पूरा घर जल जाएगा। ऐसे कई लोग कहीं ना कहीं करंट चोरी करते हैं, ठीक है। इस करंट को चोरी को समझने के लिए, इस करंट को कंसेप्ट्स को समझने के लिए, इस घोंसले से वायर्स को समझने के लिए कंसेप्ट्स आया किरचॉफ्स कंसेप्ट। भाई साहब इसी को कहते हैं लूप कंसेप्ट। कई सारे वायर्स हैं, इतने सारे करंट जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर किस तरह से अप्लाई किया जाएगा लूप कंसेप्ट। तो सबसे पहले लूप को समझते हैं अपन। तो थोड़ा इस लूप को ऑब्जर्व करना बेटा। ये लूप जो दिख रहा है आपको, ये जो लूप दिख रहा है, इस लूप को अलग से मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। इस लूप को अगर मैं अलग से बना करके दिखाऊं तो आप देख रहे थे यहाँ पे 2 तरह का ईएमएफ लगा हुआ था, राइट। एक लूप में 2 तरह का ईएमएफ इस तरह से कनेक्ट था, इसमें एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगाया हुआ था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगाया हुआ था। थोड़ा सा मैं लूप को ऑब्जर्व कर लूं, ठीक है, और ऊपर एक सिंगल रेजिस्टेंस इस तरह से लगाया हुआ है, राइट। इस तरह से सिंगल रेजिस्टेंस वायर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले ना इस चीज को डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं 2 बातें आपसे डिस्कस करूंगा जो पहला स्लाइड में था। पहला स्लाइड में क्या था सर? पहला स्लाइड जो था उसी चीज को समझाने आ रहा हूं मैं। तो पहला स्लाइड ये था कि मान लो 2 सेल, अभी पहले से सुन लो भाई, 2 सेल का अगर 2 सेल, अब मुद्दा उठ रहा है भाई तुझे सेल भी नहीं पता है तो दुख की बात है, ठीक है। तो 2 सेल की बात कर रहा हूं मैं। अगर कह रहा हूं अगर 2 सेल कुछ इस तरह से कनेक्ट हो, ध्यान से देखना भैया, एक प्लस एक माइनस और दूसरा भी नेक्स्ट प्लस है और दूसरा भी क्या है माइनस है, एक प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से अगर डिटेलिंग में रिप्रेजेंटेशन है, इस सेल का ईएमएफ को हम लोग कहेंगे E1, इस सेल का ईएमएफ को कहेंगे E2। अगर दोनों अपोजिट है तो नेट ईएमएफ हमेशा ऐड होगा। नेट ईएमएफ हमेशा क्या होगा बेटा? ऐड होगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी पोलैरिटीज अपोजिट रहा और सेम रहा, कुछ इस तरह सेम पोलैरिटी सामने सामने आ गया, एक सर्किट ऐसा बना जिसमें दोनों ईएमएफ सामने सामने आ गया, तो एक का नाम मान लो E1 है, एक का नाम E2 है। इस टाइम पे आप क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल जिसका होगा ना, जिस ईएमएफ का जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो आप E नेट इक्वल्स टू उस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे। अभी के लिए मैंने लिख दिया E1 माइनस E2, इसका मतलब है E1 ग्रेटर है E2 से,
अगर अगर मान लो ई नेट कोई बच्चा E2 माइनस E1 लिख रहा है तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन उस समय E2 100% ग्रेटर होना चाहिए किससे? E1 से ग्रेटर होना चाहिए। ये डाटा को दिमाग में रखना पड़ेगा। थोड़ा स्लो करके वीडियो देख लेना, फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो के रूप में तुम इस चीज को समझोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी चीजों को कवर अप कर लोगे। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम लोग आते हैं किरचॉफ्स की कंडीशन के बाद लूप के रूल पर, तो लूप रूल के अनुसार अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जनरली इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, एक में करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, एक में करंट फ्लो हो रहा है गुरु I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है, दोनों को करंट मिलाकर इसमें नेट करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, कुछ ऐसा ही तो है, ठीक है, I1 प्लस I2 रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे इस लूप को सॉल्व करके आपको समझाना है भाई साहब, आराम से समझा दूंगा, ध्यान से देखना कैसे समझाऊंगा, कैसे लूप अप्लाई करते हैं उसको समझाऊंगा। पहले नाम लिख लो, इसका नाम कर लिख दो ABCDE और इसका नाम लिख दो F। पहली बात, इस EMF का नाम लिख दो E1, इसका नाम लिख दो E2। देखना पहले ये चेक करो क्या ये EMF प्लस और प्लस इकट्ठा एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। प्लस और प्लस पोलैरिटी सेम रहता है तो बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है बीच में बेटा? डिफरेंस होता है। मान लेते हैं E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, तो E1 माइनस E2 करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सर्किट को समझना भाई, जिस बच्चे को नहीं आ रहा है थोड़ा ध्यान से वीडियो को स्लो करके समझना, लेकिन समझने की कोशिश करना। जब तुम इस लूप को देखते हो ना तो आपको इस सर्किट में कितने लूप दिख रहे हैं? कम से कम 2 लूप दिख रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला लूप में अगर बात करूं, पहला लूप की अगर मैं बात करूं बेटा, पहला लूप मुझे जो दिख रहा है उस लूप का नाम अगर मैं लिखूं, उस लूप का नाम लिख दो। अब लूप का नाम कैसे लिखा जाता है? देखो भाई, लूप का नाम लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ये जो सेल है ना, सेल का पीछे से इस तरह से FABEF, अगर तू ABEF भी लिखता है ना कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता। तो लूप मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है FABE और एक पूरा कंप्लीट लूप कर दो तो इस तरह से कंप्लीट एक लूप बन जाता है। ओके, ये लूप है। इस लूप को एक बार अलग से बना के देखो, इस तरह से देखो एक बार इसको ध्यान से। जब इसको तुम अलग से करके देखोगे तो भाई इस तरह का ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां से करंट I1 जा रहा है, यहां से करंट I2 है, इसका नाम तुमने E1 रखा हुआ है, E2 रखा हुआ है, इसका नाम तुमने E1 रखा हुआ है। ये रेजिस्टेंस का नाम कुछ रख ले दो भाई, R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3 रख लो, ऐसा ही तो होगा कुछ, या उल्टा रख दिया मैंने? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पे, अब इस लूप का नामकरण कंप्लीट करो और इस लूप को सॉल्व करो। कैसे करोगे सॉल्व? सीखो। यहाँ पे ये प्लस से प्लस कनेक्ट है, प्लस से प्लस कनेक्ट है। अगर तू E1 माइनस E2 करना चाहता हो तो यूं चलेगा, E1 माइनस E2 करना चाहते हो तो यूं चलेगा। E1 माइनस E2 इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को चुन लिया। जो डायरेक्शन आपने चुन लिया, जो डायरेक्शन आपने चॉइस कर लिया मेरे बच्चों, वो डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। उसके अपोजिट में करंट अगर आता है तुम उसको निगेटिव मानकर ही चलोगे इस वाले केस में। तो अब यहां से चलना शुरू किया, मेरा डायरेक्शन भाई, मेरा डायरेक्शन ये है, मेरे डायरेक्शन के साथ करंट का डायरेक्शन है। बहुत गुड, बहुत सुंदर। देखो बेसिकली किरचॉफ्स के कंडीशंस के हिसाब से करंट के डायरेक्शन के साथ अगर तुम चलते हो तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है। IR जो लिखते हैं वो निगेटिव लिखते हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी लूप कंसेप्ट को समझो पहले, ठीक है। यहां से चल रहे हैं, I1 करंट चल रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा था भाई? R1, यहाँ क्या था? R2। जिस तरफ से तुम चल रहे हो, जिस तरफ से आप चल रहे हो, I1 इंटू R1, पहले क्या लिखोगे? I1 इंटू R1, ठीक है। आगे चल रहे, अचानक ये देखा अपोजिट करंट आ रहा है मेरे रास्ते के अपोजिट, मेरे रास्ते का अपोजिट है तो क्या लिखोगे? माइनस क्या लिखोगे? I2 R2। बात खत्म, सर्किट सॉल्व हो चुका है। ओवरऑल E1 इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट आया? I1 R1 माइनस I2 R2। इस इक्वेशन को क्या बना दोगे? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर से समझाऊं क्या? उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर लेना इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा लूप देखो, दूसरा लूप ले लो, लूप का नाम ले लो, लूप ले लो आप EBCD, फिर से E, ओके। अगर मैं इस लूप को अलग से बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसका नाम रख दो EBC और ये D, इसका नाम है R3, इसका नाम है R2, इसका करंट इधर जा रहा है I2, ठीक है, और इधर करंट जा रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। तुमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता कौन सा है? ऐसा, ठीक है। तुमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है ऐसा, ठीक है, अच्छी बात है। उस रास्ते के हिसाब से करंट की वैल्यू जब रिप्रेजेंट करोगे तो E2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? E2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R3, R3 है ना भाई? नहीं R2 है, I2 इंटू R2। फिर साथ चल रहे, जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट भी चल रहा है, तो प्लस I1 प्लस I2
इंटू R3, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा अपने पास E2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो वैल्यू आया I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3, ओवरऑल इस तरह से ये दो इक्वेशन अपना ये तैयार हो गया। बाय दिस वे वी आर रिजॉल्व द किरचॉफ्स कंडीशंस। भाई इसके कई लोग कई तरीके से मेथड बताते रहते हैं, लेकिन आप सिंपल वे में चलो तो भी आंसर वही ही आने वाला है जो दूसरे लोग ला रहे हैं। अब ये जो दो इक्वेशन आता है बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, उसके हेल्प से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो भाई साहब। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को यूज करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप इस सर्किट को ऑब्जर्व कर लो, जिसमें आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा इसमें नेट पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो। नेट पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखोगे, इस पूरी कहानी में हमने इस चीज को यूटिलाइज किया, नेट ईएमएफ इज इक्वल्स टू नेट टाइम्स ऑफ आईआर। ठीक है, ये लूप रूल का मेन रोल है, नेट ईएमएफ इक्वल्स टू नेट टाइम्स ऑफ आईआर। अब इस पर बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम हम लोग अप्लाई करते रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक बार इसको ट्राई करिएगा, अगर आपका आंसर आया तो वेल गुड, नहीं तो अगला वीडियो में आपके पास मैं आंसर लाने जा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, आज के लिए पहले ये जंक्शन रूल और लूप रूल को तैयार करो। इज इट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।